डिस्कस द जावा, व्हाट इज जावा, इट्स हिस्ट्री, कैसे स्टार्ट हुई, राइट, क्यों ये इतनी पॉपुलर है, इसके फीचर्स, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। एक सिंपल सा प्रोग्राम कि हम जावा का जो नॉर्मल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, फर्स्ट प्रोग्राम जो किसी भी लैंग्वेज का रहता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हाउ टू रन जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को हम रन कैसे कर सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उप्स प्रिंसिपल। तो उप्स प्रिंसिपल एक बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसके वजह से जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आपको हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सो थ्रू आउट दिस वीडियो, थ्रू आउट दिस वर्कशॉप, मैं आपको कुछ चीज़ें कवर करूंगा फ्रॉम द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल और फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज जावा? सो बेसिकली आप लोगों ने सबने सुना भी होगा, जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, first released in 1995, and then Java runs on a variety of platforms like Windows, Mac OS, and the various version of Unix operating system. So basically, Java एक high level programming language है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो लो लेवल जैसे कि आपकी जो डायरेक्टली मशीन से बात करती है, जैसा कि असेंबली लैंग्वेज आपने सुना होगा, जो कंप्यूटर साइंस या बीसीए एमसीए में आपने सुना होगा, जो लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि असेंबली लैंग्वेज होती है। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती, वो असेंबली लैंग्वेज होती है, वो डायरेक्टली सिस्टम से बात करती है। सिस्टम मतलब हमारा कंप्यूटर, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, राइट। और ये जो अगर हम जावा की बात करें, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले ये सन माइक्रो सिस्टम करके कंपनी थी, उन्होंने ये डेवलप की थी अराउंड 1995 से पहले इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, बट 1995 में इसकी पहली रिलीज हुई थी। उसके बाद इसको फिर अभी जो इसको मेंटेन करते हैं, आपने ओरेकल करके कंपनी है, ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो अभी जो है जावा को ओरेकल मेंटेन करती है। और जावा जो है वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे रन करती है। आपने प्लेटफॉर्म वर्ड पे कभी कभी सुना होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास विंडो होता है, मैक होता है, राइट, और यूनिक्स होता है, और उबंटू वगैरह आपने सुना होगा, लैपटॉप जो हम खरीदते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो ये वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारी जो लैंग्वेज है जावा वो रन होती है, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जावा क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ द जर्नी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इसकी जर्नी क्या रही होगी, तो वो सबसे पहले 1995 में ही डिस्कवर हुई थी, मतलब डेवलप की गई थी। और इसके जो फादर हैं वो जेम्स गॉसलिंग माने जाते हैं। ही वाज यू कैन अंडरस्टैंड कि चीफ एक तरीके से चीफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, चीफ सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डेवलप की थी। अर्लियर ये सन माइक्रो सिस्टम से डेवलप हुई थी, देन ये ओरेकल इसको मेंटेन करता है। और अगर मैं थोड़ी सी जर्नी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 23 जन 1996 में इसका JDK 1.0 रिलीज हुआ था। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह एंड्रॉइड होता है ना, एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं। पहले एंड्रॉइड का अर्लियर वर्जन आया था, फिर 10, मतलब ऐसे 1 2 3 करके 10, अभी रिसेंट आई थिंक 13 के आसपास चल रहा है, 14 के आसपास चल रहा है, राइट। तो जिस तरह एंड्रॉइड अपडेट हो रहा है, या फिर विंडो के वर्जन आते हैं, विंडो 7, राइट, विंडो 10, विंडो 11 लाइक दैट। तो सिमिलरली जावा के भी वर्जन आ रहे हैं। उसको ओरेकल करके जो कंपनी है वो इसको मेंटेन करती है, और वो इसको रिपीटेडली इसको इम्प्रूव कर रही है। तो जिसको इम्प्रूव कर रही है, नए नए फीचर्स ऐड कर रही हैं इसके अंदर, ताकि जो डेवलपमेंट होता है, मतलब बेसिकली हम लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज का यूज़ क्या है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, राइट। तो जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं उसमें उनको जो प्रॉब्लम लगती है कि हम इसको कैसे एडवांस कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें, वो सब फीचर्स वो कॉन्टिन्यूसली इसमें ऐड कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली अलग अलग वर्जन रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए ये जावा जो है ऑब्सोलेट नहीं हो रही है, अभी भी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, 20 साल से यूज हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 20 साल तक भी कोई भी जावा को, मतलब रिप्लेसमेंट जल्दी से नहीं आएगा। तो जो लोग जावा यूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर, उन्होंने सिस्टम जावा लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किए हुए हैं। सो दे आर जस्ट डेवलपिंग कि वो अपने जावा के वर्जन को एक तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। अर्लियर उन्होंने जावा 5 में लिखा हुआ है, जावा 8 में लिखा होगा, तो उसको वो जावा के ही अपडेटेड वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट ये बहुत यूजफुल है, और इसका जो रीज़न है वो यही है कि ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। जो ओरेकल है इसको कॉन्टिन्यूसली इसकी रिलीज कर रहा है विद न्यू फीचर्स, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो बग्स होते हैं उसको रिमूव कर रहा है, राइट। तो अभी की बात करें तो अभी जावा 2019 इस तरह आ चुका है। 20 का आप देखें तो रिलीज 21 मार्च 2023 को हो चुकी है। तो उस मतलब ये एक रहता है कि कौन सा स्टेबल वर्जन है, कौन सा अनस्टेबल वर्जन है, वो नॉर्मली टाइम लगता है। पहले रिलीज होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। बट अभी इस तरह से हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि जावा 20 तक आ चुकी है। मार्केट में वैसे मोस्टली कोर जावा यूज जो होती है वो भी यूज होती है, जो हम पढ़ेंगे, जो आपने सुना होगा कोर जावा। एक
मतलब काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं जावा के अंदर, वो जावा 8 के अंदर आए हैं। ये 2014 जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है जावा 8, तो इसके अंदर कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसकी वजह से जावा का जो एक तरीके से काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हो गई है। तो वो फीचर्स भी हम कभी मतलब मे बी वी कैन हैव सम अदर वेबिनार ऑन इट, बट ये बहुत फिनोमिनल फीचर्स हैं जो जावा 8 के अंदर ऐड हुए थे। तो अभी इंडस्ट्री जो है मोस्टली जावा 8 पे वर्क कर रही है, या फिर कुछ लोग जो अर्लियर वर्जन पे यूज कर रहे हैं वो जावा 8 पे स्विच कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, जावा फीचर्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि ऐसा क्या है जो जावा को यूनिक बनाता है, ऐसा क्या है कि जावा जो है और सभी लैंग्वेज से अलग है या अच्छी है, वो इसकी फीचर्स हैं जो नॉर्मली हमें किसी और लैंग्वेज में या तो नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो उतने अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो हम वन बाय वन इसके जो इनके फीचर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर जो आता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कोई भी आपसे पूछे जावा क्या होती है, तो आप सिंपली कह सकते हैं इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हियर? द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हियर, इट मींस कि यहाँ पे हर एक चीज को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु, राइट, कोई भी चीज, कोई भी एक तरीके से थिंग आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जब जावा डेवलप हो रही थी, तो जो इसके डेवलपर्स थे उन्होंने ये सोचा कि बेसिकली हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स का मतलब वही, हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने हैं, जैसे आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, आपके नॉर्मल बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, राइट, आपके चैटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, एंड सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स। तो ये हम रियल लाइफ में वर्क करते हैं सारे सॉफ्टवेयर। तो हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो रियल टाइम के हिसाब से हम उसको एज्यूम कर पाएँ। तो इसलिए इन्होंने जो है ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट एक तरीके से इवॉल्व हुआ कि हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट समझेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, आपने कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट, मेथड्स बनाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी, यहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं जावा में, तो कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी क्लासेस होगा, सब चीज को हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक वस्तु, एक चीज, एक थिंग जो फिजिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन लाइफ, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे इसी वर्कशॉप में। बट ये बेसिक आइडिया है कि हम हर एक चीज को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट को ईजी हो जाता है डेवलपर्स के लिए डेवलप करना। तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नाउ इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? तो जैसे हमने पहले देखा था कि प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड को रन कर रहे हैं। आप इसको लिनक्स पे रन कर सकते हैं, आप विंडो पे रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे रन कर सकते हैं, या फिर और जो लिनक्स के वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे आपके उबंटू वगैरह अगर आपने यूज किया हो, देखा हो, तो वो सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जैसे आप नॉर्मल सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज आप अगर आपने रन की हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो होता क्या है, वो अगर आपने एक लैंग्वेज कोड लिखा है सी में या सी प्लस में, और आपने सी में कोई कोड लिखा है और आपने उसको रन किया, फॉर एग्जाम्पल अपने विंडो पे रन किया, तो उसका जो कोड होता है, मतलब जब आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद एक मशीन कोड डेवलप होता है जो मशीन समझती है, राइट। मशीन तो बाइनरी में समझती है 0,1 में, राइट। तो वो चीज़ केवल उसी प्लेटफॉर्म पे रन होगी, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगी। लेकिन जावा ने अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया है। वो कैसे बनाया है? जब आप कोई भी जावा का कोड लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एक जावा कोड लिखा और उसको आपने सेव कर दिया, एक डॉट जावा एक्सटेंशन से आप उस फाइल को सेव करते हो। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में हम डॉट टीएक्सटी करते हैं, ऐसे जावा में हम डॉट जावा करके हम किसी फाइल को सेव करते हैं। तो जब आपने वो फाइल सेव कर ली, जब आप उसको कंपाइल करते हैं ना, तो जावा में क्या होता है, कंपाइलर होता है, और जावा सी कंपाइलर जो होता है वो उसको एक तरीके से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सबसे पहले। अब ये बाइट कोड क्या है? तो एक बीच में एक स्टेप ऐड कर दिया जावा ने, बाइट कोड। तो जब भी कोई भी आप कोड लिखते हैं, जावा लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब जावा का सिंटैक्स यूज करते हो, और उस कोड को लिख के जब आप कंपाइल करते हो, तो एक बाइट कोड जनरेट होता है, एक अलग से क्लास बन जाती है डॉट क्लास करके, और उसके अंदर जो कोड होता है वो मतलब एक तरीके से उसको हम बाइट कोड बोलते हैं। वो कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप उसको मतलब बेसिकली किसी भी सिस्टम पे मूव कर सकते हो कॉपी करके, और वहाँ पे वो रन हो जाता है। सो इस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया है कि किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो रन हो सकता है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकता है। पूछा जा सकता है कि आपसे, और पता होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, बिकॉज ऑफ द बाइट कोड। मतलब आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे इसमें कि बाइट कोड कैसे हम प्रिंट करते हैं। अगर आप नीचे देखो, नीचे मैंने सबसे नीचे की लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी कि आप सबसे पहले कोड लिखते हैं, राइट। कोड करने के बाद फिर आपका एक जावा सी कंपाइलर होता है, इसमें आप उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एक डॉट क्लास करके एक फाइल बन जाती है, और उस डॉट क्लास फाइल में फिर उस डॉट क्लास फाइल को फिर आप बाइट कोड बोलते हैं, मतलब, और उस बाइट कोड को एक्चुअल फिर मशीन रीड करती है। तो हमारा एक जेवीएम होता है इसमें जावा में, जावा वर्चुअल मशीन, वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। वो हर एक लाइन को रीड करके एग्जीक्यूट करता है।
हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो बीच वाला स्टेप है ना, डॉट क्लास जो फाइल बनती है, जो बाइट कोड, उसकी वजह से ये जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट की सिंपल, कि जावा इस तरह से डिजाइन की गई है कि बहुत सिंपल है सीखने के लिए भी और यूज करने के लिए भी। हम इजीली बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल बनाई गई है। एक बार मतलब कुछ सेट है कि आपको ये क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो जब क्लियर हो जाएंगे आपको तो आपको बहुत सिंपल लगेगी लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें थोड़ी सी समझने के लिए, बट एक बार आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे तो इट्स अ प्रीटी सिंपल लैंग्वेज एंड प्रीटी यूजफुल एज वेल। अब एक ये है सिक्योर, जावा जो है एक सिक्योर लैंग्वेज भी है अदर लैंग्वेज के मुकाबले। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको वायरस फ्री सिस्टम बनाते हैं। इसमें जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, थोड़ा सा पब्लिक की इंक्रिप्शन का यूज होता है। तो बेसिकली इसके बारे में मतलब आपने पढ़ा होगा इंक्रिप्शन में, अगर पढ़ा हो तो पब्लिक की इंक्रिप्शन होता है, प्राइवेट की इंक्रिप्शन होता है। तो सिमिलरली जावा में सिक्योरिटी एडिशनल फीचर है। तो सिक्योरिटी भी यही कैसे अचीव करता है, तो ये भी जब हम क्लास कोई भी हम कोड लिखते हैं उसका बाइट कोड कन्वर्ट होता है। तो जो बाइट कोड कन्वर्ट होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो बाइट कोड जो जावा का जो कंपाइलर होता है वो उसको एक बार फिर से इसमें सिक्योरिटी चेक भी लगाता है कि कुछ और बग तो नहीं है, कोई ऐसा कोड तो नहीं लिखा जिसकी वजह से आपकी मशीन को कुछ हार्म हो सकता है। मशीन इन द सेंस आप कोड लिख रहे हैं, वो रन किस पे करेगा, आपकी मशीन पे करेगा, मतलब आपके लैपटॉप पे करेगा। लैपटॉप ये सिस्टम सर्वर सब मशीन हम बोलते हैं नॉर्मली कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, राइट। तो वो मशीन को कोई हार्म तो नहीं करेगा कि आपकी मशीन हैंग तो नहीं होगी, कुछ ऐसा कोड लिख दिया कि मशीन हैंग हो गई, लाइक दैट। तो कुछ चीजें वो सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं ऑलरेडी जो जावा के अंदर ये ऑटोमेटिकली सर्च करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ सिक्योर लैंग्वेज। और इसमें और फीचर्स भी हैं जैसे ये पब्लिक इंक्रिप्शन हमने डिस्कस किया, दैट मेक इट सिक्योर। अब अगर हम बात करें और फीचर्स की बात करें, जैसे जावा के फीचर्स में रोबस्ट है, ये जो है एक तरीके से रोबस्ट है, क्योंकि इसमें रोबस्ट का मतलब क्या है कि जब आप कोड लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, तो इसमें एरर आ जाती है, आपको पता चल जाए। नॉर्मल आप सबको पता चल जाता है कि एरर क्या है और लैंग्वेज में भी, बट ये बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो होता है, कंपाइल टाइम एरर्स होती हैं इसमें, राइट, तो वो आपको पता चल जाती है वाइल कंपाइलिंग कोड कि इसमें और क्या क्या एरर है। उसी हिसाब से इसमें जो रन टाइम एरर आते हैं वो भी मतलब पता चल जाते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर्स रहते हैं, रोबस्ट रहता है, मतलब रादर देन कि आपका सिस्टम हैंग हो जाए, ये आपको बता देता है कि नहीं आपने जो कोड लिखा है इसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट चाहिए, मेमोरी कम है आपके पास। सो लाइक दैट आपके सिस्टम को हैंग होने नहीं देता है और काफ़ी रोबस्ट रहता है। सिक्योरिटी फीचर्स हैं और आपको एक्सेप्शन का बदल जाता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होते हैं इसमें और रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं। तो जो ये एक्सेप्शन की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के होते हैं यहाँ पे, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो वो यहाँ पे बहुत इजीली बता देता है लैंग्वेज जब आप कंपाइल करते हो या रन करते हो कि आपके क्या एरर हैं और आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक नया फीचर है मल्टी थ्रेडेड। अगर आप लोगों ने सुना हो मल्टी थ्रेडेड बेसिकली होता क्या है, तो नॉर्मली आपने जैसे ब्राउजर ओपन करते हैं, राइट, आप किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसमें मल्टीपल टैब्स खोल सकते हैं आप। एक टैब खोला उसमें आपने यूट्यूब चला ली, एक टैब खोला आपने उसमें फेसबुक खोल लिया, एक टैब खोला आपने कुछ भी सर्च कर लिया, तो मल्टीपल टैब्स आप खोल लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एक तरीके से एक ही है, ब्राउजर है एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, वेब के तरीके से आपका मतलब सॉफ्टवेयर जो आपने एक तरीके से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप जो उसमें मल्टीपल टैब खोलते हैं तो वो रन कैसे हो रहा है, आपकी फेसबुक भी चल रही है, आपकी सर्चिंग भी चल रही है, आपकी सर्फिंग भी हो रही है और आप यूट्यूब भी चला रहे हो, तो और मल्टीपल थ्रेड्स खोल लेते हैं कई सारे, है ना। वो कैसे वर्क कर रहा है, वो बेसिकली थ्रेड्स हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, वो मल्टीपल थ्रेड्स हैं। थ्रेड बेसिकली एक तरीके से अलग अलग मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के अंदर ही डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं एट अ टाइम। तो जो आप जो टैब्स हैं, आप टैब से समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल टैब्स होते हैं ब्राउजर में जो हम ओपन करते हैं, तो वो एक डिफरेंट प्रोग्राम है। मतलब कुछ कोई एक प्रोग्राम यूट्यूब खोल रहा है, एक प्रोग्राम फेसबुक खोल रहा है, एक प्रोग्राम आपका सर्च कर रहा है, लाइक दैट। तो वो डिफरेंट प्रोग्राम है और वो डिफरेंट रन कर रहे हैं, पर आपका जो एप्लीकेशन है वो एक है। तो वो उसको इंटरनली कैसे हैंडल कर रहा है, वो मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज करता है उसको। हर बार जब भी एक नया टैब आप ओपन करते हो वो एक थ्रेड क्रिएट कर देता है, और एक थ्रेड अपने आप में एक अलग से प्रोग्राम होता है जो रन कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली। और कुछ चीजें भी होती है जो मल्टी थ्रेडिंग हम पढ़ेंगे आगे, या आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट दिस इज द मल्टी थ्रेडिंग, कि आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट चीजें जो आप कर पा रहे हो, या डिफरेंट चीजें हो रही हैं तो डिफरेंट प्रोग्राम रन हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर डिफरेंट प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, वो मल्टी थ्रेडिंग होती है, तो वो थ्रेड्स बनते जाते हैं। तो अगर मैंने एक ब्राउजर में 3 टैब खोले तो आप समझ सकते हैं कि उसमें 3 या 4 थ्रेड चल रहे होंगे, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस होंगे और मोटे 3 थ्रेड चल रहे हैं, लाइक दैट। तो ये जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का फीचर्स होता है। हाई परफॉर्मेंस होती है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, फास्ट होती है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें पाइथन एंड ऑल, तो ये फास्ट रहती है, राइट।
और इसमें JIT कंपाइलर होता है, ये भी फिर अगर हम थोड़ा डीप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। JRE होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है इसमें, उसमें फिर JVM होता है, JIT कंपाइलर्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम कोड को लिखते हैं और रन करते हैं, ये उसकी बात है कि बैकएंड पे कैसे रन होता है। तो बैकएंड में इसमें एक JIT कंपाइलर्स होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो फास्ट हो जाता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने सुना होगा आपने कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब अगर नहीं सुना होगा तो ये भी थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। तो इसको ऐसे लिखा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है इंटरनेट के सिस्टम के, इसका कोड इजीली आप रन कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छे से हैंडल हो सकता है। तो ये सब बेसिकली अपर लेवल पे समझने वाली बातें हैं। यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा डीप आपको तभी समझ में आएगा जब आप लैंग्वेज सीख लेंगे, जब आप पूरा सारे कंसेप्ट समझ लेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, तब आपको ये थोड़ा और डीप में समझ में आएगा कि अच्छा इसका ये मतलब था। बट फॉर नाउ इतना याद रखना भी काफ़ी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाई लेवल परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेडेड है, रोबस्ट है, सिक्योर है, सिंपल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। Yes, sir. सो यहाँ पे व्हेन वी राइट जावा प्रोग्राम इट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जावा जब डेवलप हुई तो वो इस तरह से हुई कि इसमें हर चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो अगर हम कोई जावा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और जब वो रन हो रहा है, तो हम वो बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो वेरिएबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और अदर जो अलग और जो क्लासेस हैं उनके भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। कई सारे ऑब्जेक्ट आपस में एक कलेक्शन है और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मतलब बेसिकली जैसे नॉर्मल हम बात करें कि नॉर्मल से इंसान आपस में बातें करते हैं, तो नॉर्मली इन द सेम वे जो हमने कोड लिखा है उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे अभी हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कैसे वो ऑब्जेक्ट आपस में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हैं। तो अगेन ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फिर से जो मतलब है वो यही है कि वस्तु, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में अगर हमें बनाना है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ईंटें आती है, सबसे पहले ब्रिक आती है, राइट। हम एक एक ईंट करके उसको जोड़ के दीवार बनाते हैं, पूरा घर बनता है, रूफ बनती है, फिर आई मीन पाइप्स वगैरह का काम होता है, राइट, और पेंट वगैरह होता है, कारपेट आती है। तो हर एक डिफरेंट चीज को हम समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है। इन द सिमिलर फैशन अगर आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और जावा लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, तो बेसिकली हम उसमें क्लासेस बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, राइट। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग क्लास। अगर हमने 10 क्लास बनाई तो 10 क्लास के 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, वेरिएबल्स बनाए वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि हर चीज एक नॉर्मल ब्रिक की तरह है, एक ईटी की तरह है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है, और आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो अब कम्युनिकेट कैसे करते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, दो इंसान को हम ले लेते हैं, दो इंसान हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। एक पर्सन है राम, एक पर्सन है श्याम। राम को श्याम से कम्युनिकेट करना है, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, राम को पता है कि श्याम के पास एक पेन है। राम श्याम के पास जाता है कि भाई मेरे को ना आपके पास ये पेन है, पेन दे दीजिए। श्याम बोलेगा ले लीजिए, आप पेन ले लीजिए, यूज कर लीजिए। सिमिलरली हम इस तरह से दो क्लासेस बनाते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरा मेथड होता है, एक क्लास के अंदर दूसरा मेथड होता है। दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। तो राम श्याम का ऑब्जेक्ट बनाएगा और श्याम के उस मेथड को कॉल करेगा। जैसे वो कम्युनिकेशन एक तरीके से, जिसमें मैंने बताया कि एक राम श्याम के पास गया और उसके पास एक पेन था, वो पेन ले लिया। इसी तरीके से हम जो क्लासेस बनाते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरी क्लासेस के जो मेथड है, मेथड इन द सेंस फंक्शन है, या जो हमने कोड लिखा है एक दूसरी क्लासेस में, वो एक दूसरे का यूज करते रहते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब यही कि कोड को यूज करना एक तरीके से, अगर यहाँ पे बात करें। दैट्स हाउ ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है। ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का सिंपल सा मतलब एक तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि ऐसे ऐसे हम इसको रखेंगे, इसमें हम वेरिएबल्स बनाएंगे, इसमें हम मेथड्स बनाएंगे, राइट। और बस एक तरीके से लिख दिया हमने, एक रिटन फॉर्म है, राइट। और ऑब्जेक्ट एक तरीके से इंस्टेंस है उस क्लास का। इंस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लिविंग इंस्टेंस। ये जो क्लास है, क्लास हमने एक तरीके से हमने पेपर पे लिख दिया या कोड में लिख दिया कि इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में ये वेरिएबल्स होंगे, इस क्लास में ये मेथड्स होंगे, ये क्लास ये करेगी, ये काम करेगी, हमने लिख दिया। लेकिन वो केवल अभी लिखा हुआ कोड है, एक टेक्स्ट फाइल है, TXT फाइल है, जैसे हमने कुछ भी एक पत्र लिख दिया हो या फिर लेटर पे कुछ भी लिख दिया हो। अब हमें कोड करना है, कोड को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, मतलब जो हमने लिखा वो चलाना है।
हमने लिखा कि प्रिंट हो जाए, जैसे हमने पहले कोड में देखा था ना कि प्रिंट हो जाए, जावा कोर्स एंड जावा कोर्स जावा वर्कशॉप, ये प्रिंट हो जाए। तो जो हमने लिख दिया तो केवल लिखा हुआ है और रन तो हुआ नहीं। तो जब हमें उसे रन करना है तो हम उस क्लास का एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस को आप एक तरीके से समझते हैं लिविंग लिविंग थिंग, कि जो हमने क्लास लिखी वो एक उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर लाइफ नहीं है, उसमें बस लिखा हुआ है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे और क्या क्या मेथड्स होंगे। और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली उस क्लास में जान आ जाती है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अब काम करता है, जो आपने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट एक तरीके से आपने यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस को एक तरीके से लिविंग इंस्टेंस, मतलब वर्किंग इंस्टेंस आप समझ सकते हैं क्लास का। अब अगर हम ऑब्जेक्ट में थोड़ा और डीप डाइव करें, तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो किसी भी चीज की दो चीजें होती हैं, एक उसकी होती है स्टेट्स, एक होता है बिहेवियर। स्टेट्स का मतलब उसके अंदर डेटा, जो डेटा है, अगर मैं बात करूं कि कोड के सेंस में मैं बात करूं तो एक डेटा होगा, मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे। अगर एक इंसान की बात करूं तो इंसान के पास कुछ डेटा होगा उसके दिमाग में, राइट। अगर हम उसका नाम पूछे तो नाम बताएगा, है ना, उसकी क्लास पूछे तो क्लास बताएगा, उसकी एजुकेशन पूछे तो एजुकेशन बताएगा, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हमारे दिमाग में स्टोर होती है एक इंसान के, एक ऑब्जेक्ट की। तो कुछ चीजें होगी डेटा स्टोर, तो जो डेटा वाला पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेट्स, राइट। तो हम कोड में उसको कैसे अचीव करते हैं, कोड में वेरिएबल बनाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कोड दिखाया था, उसमें मैंने कोर्स का नाम लिखा था, जावा का नाम लिखा था, और मैं फिर से दिखाऊंगा। तो वैसे होते आगे भी है कुछ, ये दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली वो स्टेट्स होती हैं, जो हम वैल्यू सेव करते हैं वो स्टेट्स होती हैं। और दूसरी चीज़ है बिहेवियर। बिहेवियर इन सेंस, अगर मैं किसी इंसान की बात करूँ, इंसान क्या कर सकता है, इंसान खा सकता है, इंसान पी सकता है, घूम सकता है, लड़ सकता है, राइट, बोल सकता है, सुन सकता है, सो मैनी अदर थिंग्स। तो सो मैनी बिहेवियर्स हो गए, तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं कोड में, तो बिहेवियर को अचीव करने के लिए हम लिखते हैं मेथड्स, हम लिखते हैं फंक्शंस, राइट। एक बार मैं आपको फिर से कोड के थ्रू दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। मतलब हम कह रहे हैं कि हम रियल टाइम की तरह कंसिडर कर रहे हैं कि रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हमें, और वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करें और क्या क्या होता है। तो अगर मैं इसको फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये एक क्लास है अपलिफ्टर्स। तो ये बेसिकली क्लास जो है ये वैसे एक टेम्पलेट है। मैंने टेम्पलेट का मतलब क्या है, टेम्पलेट मतलब एक ढांचा बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैंने इसमें वेरिएबल बना दी तीन वेरिएबल बना दी, कोर्स, एक फीस, एक मेंटर, राइट। इन अ सिमिलर फैशन फिर मैंने इसमें एक मेथड बना दिए, एक दो मैंने मेथड बना दी यहाँ पे, लेट्स लर्न जावा, लेट्स लर्न पाइथन, है ना। तो बेसिकली ऐसे अगर मैं इंसान का बनाऊंगा तो इंसान में कुछ डेटा डाल दूंगा, नेम उसका, और उसका एड्रेस, उसका एजुकेशन, फिर उसके कुछ फीचर डाल दूंगा कि जैसे कि उसके फीचर खाना, ईट, राम ईट्स, राम स्लीप्स, ऐसे सोना, ऐसे करके। तो एक मेन मेथड होता है, तो रन करने के लिए होता है। तो अगर आप देखो तो क्लास ये है, एक टेम्पलेट है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, कुछ वेरिएबल डाल दिए, कुछ मेथड्स डाल दिए। तो मैं इसको रन करता हूँ तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट होता है और रनिंग इंस्टेंस होता है। यहाँ भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसका एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली जब हम इसको रन करते हैं तो ये एग्जिस्टेंस में आता है, इसका इंस्टेंस बनता है और ये रन करता है और कोड प्रिंट हो जाता है, जैसे हमने जब पहले प्रिंट किया था, ये सारी चीजें प्रिंट कर देता था ये। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेट क्या है, अगर हम अपलिफ्टर्स का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी कुछ स्टेट्स होंगी और उसके कुछ बिहेवियर होंगे। तो स्टेट है इसके ये जावा, फीस, मेंटर। तो हमने तीन स्टेट बनाई इसकी। स्टेट मतलब डेटा, जो डेटा इसके पास है। तो इस क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर डेटा अवेलेबल होगा, हम इजीली इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट से, राइट। सिमिलरली हमने ये मेथड बनाए हैं, जैसे फंक्शंस बोलते हैं आई थिंक C++ में, तो यहाँ पे मेथड्स बोलते हैं। तो ये हमने मेथड बनाए हैं, ठीक है। इसके बारे में भी और मतलब पूरी डीप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे मेथड हैं, कितने मेथड हैं, पर ये मेथड हमने बनाए हैं कि लेट्स लर्न जावा, लेट्स लर्न पाइथन, और हम बहुत सारे इसके फीचर्स बना सकते हैं। ऑपरेशन हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअली कुछ काम करता है। तो यहाँ पे तो हमने प्रिंट का काम किया हुआ है, मैं यहाँ पे बहुत सारा कोड लिख सकता हूँ, कुछ भी फीचर बना सकता हूँ, लाइक दैट। तो ये हमारा जो हमने ये वेरिएबल्स हैं, ये स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये जो मेथड्स होते हैं ये उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है कि वो क्या क्या बिहेवियर कर सकता है। बिहेवियर का सिंपल सा मतलब है क्या क्या फंक्शनैलिटी उसके पास है, क्या क्या फंक्शनैलिटी वो कर सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में मैंने ये बताया कि स्टेट क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है। और जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डॉग है, डॉग के पास क्या स्टेट होगी, मैं कोई डॉग की क्लास बनाऊंगा
है ना। तो डॉग के पास कुछ डेटा होगा और कुछ डॉग के ऑपरेशंस होंगे जो डॉग करता होगा। डॉग की स्टेट्स में डॉग का कलर हम ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, ब्रीड ले सकते हैं, कुछ भी हम डेटा हमने डाल दिया उस क्लास में। सिमिलरली डॉग का बिहेवियर क्या होगा, मूविंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, नॉर्मली ये जो चीजें जो करता है। तो ऐसे ही नॉर्मली जब हम कोड डेवलप कर रहे होते हैं तो हम क्लास बनाते हैं किसी भी चीज की, तो उस क्लास में क्या क्या हो सकता है वो चीजें हम डाल देते हैं, राइट। जैसे अगर हम मैं यहाँ पे एक हो सकता है थोड़ा समझने के लिए, बट यहाँ पे जो समझने के लिए हम बता सकते हैं कि मैंने कोई क्लास बनाई, किसी भी एजुकेशन किसी डिपार्टमेंट की क्लास बनाई, तो उस डिपार्टमेंट में क्या होगा, उस डिपार्टमेंट का डेटा होगा कि नॉर्मली क्या क्या चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हम उसमें रखेंगे। उसके बाद उसके कुछ वो रहेंगे ऑपरेशन, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट के ऑपरेशन ऐसे रहेंगे, एडमिशन, राइट, एडमिशन, एड टीचर, टीचर को ऐड कर सकता है, डिपार्टमेंट स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, क्लासेस कंडक्ट करा सकता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हम फंक्शन बना लेंगे उस क्लास के अंदर। तो ये बेसिकली एक तरीके से हमने क्लास को ऐसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझा। उसके कुछ सोचे कि उसके कुछ स्टेट्स होंगे, उसके कुछ बिहेवियर होंगे, स्टेट का मतलब कुछ डेटा होगा, बिहेवियर का मतलब उसके कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो परफॉर्म कर रहा होगा। तो जो हम स्टेट हमें लगना है उसके लिए हम वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, और जो बिहेवियर हमें दिखाना है उसके लिए हम उसके मेथड्स या फिर फंक्शंस जो हम बोलते हैं वो बना देते हैं। क्लास हमने बात की वही है, क्लास एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को, स्टेट को। और स्टेट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, और बिहेवियर हमारे पास मेथड होता है, और ऑब्जेक्ट उसका टाइप होता है एक तरीके से। तो क्लास इज अ टेम्पलेट, नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग फॉर्म ऑफ अ क्लास, ऐसे आप समझ सकते हैं, बिकॉज ओनली लिविंग क्रिएचर कैन परफॉर्म ऑपरेशन। कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती, वो लिविंग थिंग ही कर सकती है। तो ऑब्जेक्ट उसका एक तरीके से लिविंग फॉर्म आप समझ सकते हैं। सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। यहाँ पे अगर कुछ डाउट्स हैं तो मैं एक बार डिस्कस कर सकते हैं हम लोग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एनीवन प्लीज। सर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा है। राइट। एक्चुअली एकदम तो कुछ भी चीजें समझ में भी नहीं आएगी ना। ऑल ऑफ सडन तो पूरा एक बार में दिमाग में राइट, जाएगा नहीं। राइट। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी पार्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, कंसेप्ट्स हैं। इसको आप इसको रोज करेंगे ना, तो रोज आप धीरे धीरे डेली डेली आप इसको सीख पाएंगे क्या चीजें। जैसे मैंने जब आप कोड करना स्टार्ट करेंगे तो क्लास क्या होती है, फिर उसको फील करेंगे, अच्छा ये क्लास थी। जब आप फिर वेरिएबल सीखेंगे, अच्छा ये वेरिएबल्स थे। जैसे यहाँ पे हम कीवर्ड डिस्कस करने वाले हैं, फिर आप उन कीवर्ड का जब यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन ये पहली क्लास ये या इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए होती है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ होती हैं, ये चीज़ हैं, हमने कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था, ताकि आप जब प्रैक्टिकल उसको सीखेंगे तो आपको फिर रिवाइज होंगी वो चीज़ें, राइट। तो ये जो पहली क्लास है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। तो जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, सब कुछ पहली क्लास में ये चीज़ें थी। इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है, राइट। तो मैं मूविंग फॉरवर्ड कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो ये जावा के कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का नॉर्मल मतलब से क्या क्या होता है, अगर किसी को पता हो कीवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड का क्या मतलब होता है, एनीवन? अगर उसका कीवर्ड बता देते तो एक आइडिया मिल जाता है, मतलब क्या सब्जेक्ट बताना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। यस प्लीज। सर कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स रहते हैं कंपाइलर में। ठीक है, ठीक है, उसका मतलब क्या, मतलब प्रीडिफाइंड वर्ड्स हमने लिख दिए, इसका क्या मतलब, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिफाइंड वर्ड्स हमने लिख दिए, क्यों बनाए हमने ये, मतलब कुछ ऐसा कुछ आइडिया? इनके मीनिंग पहले से फिक्स होते हैं, बिल्कुल सही बात, राइट, राइट शिवम, ओके। सो बेसिकली आप उनका पहले से फिक्स, बिल्कुल। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल के हम नाम भी रखते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम रखा था कोर्स, वेरिएबल का नाम रखा था मेंटर, है ना। तो वेरिएबल्स के नेम होते हैं कुछ भी वेरिएबल्स। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इसका सबसे पहला जो मीनिंग है वो ये है कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, इसमें ये है पाइथन में कुछ अलग होंगे, सी में अलग होंगे, सी प्लस में अलग होंगे। तो उन कीवर्ड्स के आप पहली बात तो वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन कीवर्ड्स हैं। इनका पहले से कुछ मतलब है जो लैंग्वेज समझती है। जैसे अगर मैंने लैंग्वेज में लिखा उमंग, तो
जावा को नहीं पता है उमंग का क्या मतलब है। जब मैंने लिखा अभिषेक, तो जावा को नहीं पता है, किसी लैंग्वेज को नहीं पता है कि अभिषेक का क्या मतलब है। लेकिन अगर मैंने लिखा क्लास, तो वो जो कोड है जब उसको कंपाइल करूंगा तो वो समझ जाएगी लैंग्वेज कि हाँ अच्छा क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लास बनाना चाह रहे हैं। जब मैंने लिखा कोई भी मतलब यहाँ पे अगर प्राइवेट, पब्लिक, सो मैनी कीवर्ड्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये कीवर्ड का सिंपल मतलब होता है कि वो जब कीवर्ड लिखा होता है और जब उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो बैकएंड पे जो जावा होती है, जो कोड होता है, जो रन होता है, वो समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अब उसे क्या करना है। जैसे हम वो छोटे छोटे ट्रिक बनाते हैं ना कि अगर मैंने एक उंगली खड़ी की, एक, इसका मतलब है आप दौड़ो, है ना। अगर मैंने दो खड़ी की, दो उंगली मैंने दिखाई, तो इसका मतलब क्या है, आप रुक जाओ, लाइक दैट। ऐसे हमने एक सिंबलाइज हमने कर दिया। सो एक कीवर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ब्रेक लिख दिया, तो ब्रेक पे क्या करना है कोड को, वो कोड को पहले से पता होगा। उसके पीछे एक अंडरलाइन कोड होगा, अंडरलाइन इंस्ट्रक्शन होंगी जो ऑलरेडी होंगी, वो हमें नहीं बतानी है। तो ये कीवर्ड्स है बेसिकली, पहले से डिफाइन है कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है, इस कीवर्ड को कैसे यूज करना है और कहाँ पे क्या मतलब होगा। अब नाउ हमारा पार्ट क्या है यहाँ पे, हमारा पार्ट यहाँ पे रहेगा ये समझना कि हमें कौन सा कीवर्ड कहाँ यूज करना है। तो ये अपने आप में पूरी जावा है। अगर आपकी ये सारी कीवर्ड्स अगर आपको क्लियर हो गए कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है, इस कीवर्ड को कहाँ यूज करते हैं, इस कीवर्ड को क्यों यूज करते हैं, तो आपको एक तरीके से 60-70-80% तक आपकी जावा क्लियर है। तो ये सब वर्ड अगर मैं मतलब बताना शुरू करूंगा तो मे भी 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हर वर्ड के ऊपर पूरी एक तरीके से आधे घंटे की क्लास हो सकती है। जब आप पढ़ेंगे तो जिन्होंने पढ़ी है उनको उन्होंने समझ में आ रहा होगा कि इफ तो नॉर्मल है, इफ एल्स हमारा कंडीशन स्टेटमेंट होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है। प्राइवेट होता है, वेरिएबल को प्राइवेट बना सकते हैं। दिस कीवर्ड होता है, यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड है, इससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक कीवर्ड का अपना अपना एक यूज केस है। बुलियन क्या है, ये तो डेटा टाइप है, राइट। इंट क्या है, डेटा टाइप है। फाइनल कीवर्ड का क्या मतलब है, फाइनल कीवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कंटिन्यू आपने सी में सुना होगा, सी प्लस में सुना होगा, कंटिन्यू, ब्रेक, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, नॉर्मली हम यूज नहीं करते वैसे। स्विच क्या होता है, थ्रो क्या होता है, एक्सेप्शन कैसे, ट्राई कैच ब्लॉक होता है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो ये बेसिकली कई सारे कीवर्ड्स हैं। जब हम जावा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर एक कीवर्ड्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, और आगे फिर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स का हम यूज कर रहे होंगे। क्लास हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम आके यूज करेंगे। तो लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट फॉर नाउ। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर क्या जावा केस सेंसिटिव है? यस, मतलब अगर आप केस लिख रहे हैं डेफिनेटली केस सेंसिटिव है। मतलब अगर वेरिएबल की बात करें ना, केस सेंसिटिव मतलब आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आपने उमंग लिखा, UMANG, राइट, तो वो अलग है, राइट। और आपने उसको लिखा कैपिटल में U, केस सेंसिटिव का मतलब वो यहाँ पे कि आपने एक और वेरिएबल बनाया कैपिटल UMANG, राइट, तो वो डिफरेंट नहीं होगा। सो इट्स अ केस सेंसिटिव। और नॉर्मली कुछ जस्ट टू ऐड हियर कि नॉर्मली कुछ कन्वेंशंस भी रहते हैं कि आपको वेरिएबल्स के नेम कैसे लिखने हैं, आपको किस क्लासेस के नेम कैसे लिखने हैं, राइट। नॉर्मल कैमल केस यूज होता है जावा में। कैमल केस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को कोई नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल मेरे को नाम लिखना है उमंग संगल, माय नेम, तो मैं कोई भी वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से शुरू करूंगा, और फिर कैमल का मतलब जो सेकंड वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आप देख सकते हैं मैंने उमंग जब लिखा है यहाँ पे उमंग संगल, तो यू को मैंने स्मॉल रखा है और एस को मैंने कैपिटल रखा है। इसको कहते हैं केमिकल, वो सॉरी कैमल। कैमल ऐसा होता है ना, कैमल जो आपने देखा होगा, कैमल के जो बैक होती है वो उठी हुई होती है, तो वहां से वो कैमल आया। तो इसमें जो भी वेरिएबल्स के नेम रखते हैं या कोई भी नेम हम रखते हैं तो हम कैमल फॉर्म में रखते हैं, स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर एंड बीच में जो भी वर्ड होगा उसको जो फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा होगा, लाइक दैट। सो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली अब हमें रन करनी है। तो मैंने आपको कोड दिखाया था, मैंने आपको इंटेलिजे एक आईडी है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो बना हुआ है, और इसके अंदर कई सारे फीचर्स रहते हैं, कई सारे कोड रहते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आप नॉर्मली किसी भी कोड को रन करेंगे तो पहले आपको उसको अलग से कंपाइल करना पड़ता है, फिर अलग से रन करना पड़ता है, कमांड लाइन पे जाके कुछ कुछ करना पड़ता है। आईडी में सब कुछ इनसाइड होता है, मतलब वो एक तरीके से उन्होंने इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट बना रखा है, इसलिए उन्होंने नाम भी दिया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और आपको बस वहाँ पे कोड लिखना होता है, बटन, उसमें बटन दिए होते हैं, कमांड की जगह आप बटन का यूज़ करें। आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन, ऐसे कंपाइल करना है और डिबग करना है तो अलग अलग बटन है, तो इस तरह इसको हम आईडी बोलते हैं। तो नॉर्मली अब अगर आपको जावा रन करनी है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, मतलब आप जेडी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, आप जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जेडीके क्या होता है इसके ऊपर मतलब इस स्लाइड में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मतलब
थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी हो सकते हैं, बट मस्ट टू नो पार्ट है कि जेडीके होता क्या है। तो जैसे आपको जावा लैंग्वेज है, आपको कोड लिखना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम नॉर्मल उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। जैसे पहले ड्राइवर्स होते थे ना, हम ड्राइवर डाउनलोड करते थे सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ चलाने के लिए। म्यूजिक प्लेयर चलाना है तो शायद उसका ड्राइवर हमें डाउनलोड करना पड़ता था, आजकल तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जस्ट लाइक ड्राइवर चाहिए होते थे, इसी तरह अगर हमें कोई लैंग्वेज रन करनी है, जैसे हमें जावा रन करनी है, तो जावा का एक जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट, इसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। इसके अलग अलग वर्जन रहते हैं, 1 2 3 8। तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा है क्योंकि 8 काफ़ी भी यूजफुल है, और 8 पे मतलब जो अभी हम फीचर्स यूज करेंगे सारे ही हो जाते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि कोई फीचर अवेलेबल ना हो जो हम कोड करते हैं। तो जावा 8 का जावा डेवलपमेंट किट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ होती है, मतलब इसका भी क्लास है इसके अंदर। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर JRE होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, फिर आपकी और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, JIT कंपाइलर होता है, लाइक दैट। बट एक जेडीके आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जावा रन करनी है तो सबसे पहले जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कोड लिखेंगे जावा में, उसको समझने के लिए, उसको रन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए वो जेडीके है। नाउ आपको एक आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं अपना आईडी दिखाऊं तो वो इंटेलिजे है। एक्लिप्स भी आपने सुना होगा, विजुअल स्टूडियो आपने सुना होगा, और बहुत सारे हैं। मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, और काफ़ी अच्छा भी है। इसके भी नए नए वर्जन है, ये फ्री वाला वर्जन है जो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, पेड वर्जन भी रहता है। तो ये नॉर्मली एक आईडी है इंटेलिजे करके, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जेडीके डाउनलोड किया सबसे पहले, फिर ये इंटेलिजे डाउनलोड किया, और फिर इसको कॉन्फ़िगर करके अब मेरे को कोई भी कोड लिखना है, मैं सिंपल कोड करूंगा और यहाँ पे रन दबा दूंगा और रन हो जाएगा। तो ये बटन है एक तरीके से, है ना। कई सारी चीज़ें बैकएंड पे कमांड को कैसे लिखना है, चीज़ें मेंटेन कैसे करनी है, यहाँ पे फाइल कैसे एड करनी है, सो इसमें ये हमें हेल्प करता है। इसलिए हम IDE का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये डेवलपर्स की हेल्प करता है डेवलप करने के लिए कोड में बहुत ईजी हो जाता है डेवलप करना। अगर मैं एक एक फाइल को सेव करूंगा, अलग अलग फोल्डर में बना के रखूंगा, बेटर ये है कि मैं ID की तरह यूज़ कर लूँ। मतलब इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट एडिटर है, वो वर्ड का यूज़ करता है इजीली अपना एडिटिंग करने के लिए, उसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं उसको। या कोई अगर कोई अकाउंट का बंदा है तो वो एक्सेल यूज़ करता है, एक्सेल के मेथड्स मिल जाते हैं, एक्सेल के फंक्शंस मिल जाते हैं, राइट। कुछ चीज़ें उसको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, बटन दबाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं और हो जाता है। ऐसे ही हमारे लिए अगर हमें कोई भी कोड डेवलप करना है तो हम IDE का यूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कोई IDE नहीं की होगी तो आप इंटेलिजे कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ हो सकता है, बट बाद में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये IDE का हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपने कोड को अच्छे से डेवलप कर पाएँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड। जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखोगे ना, उसमें सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताया जाएगा आपको कि आप उसको कैसे लिख सकते हैं। तो एक नॉर्मल सबसे छोटा सा प्रोग्राम है इसका। तो सर जिस नेम से क्लास बनाते हैं सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या सेम क्लास में? आई होप कि नहीं कर सकते हैं, मे बी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट इसको हम शायद नहीं बना सकते हैं, मतलब जिस नेम का हमने क्लास बनाई है, ठीक है। मे बी हम इसको भी ट्राई भी कर लेंगे कि अगर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली शायद नहीं बना सकते, क्योंकि क्लास का हमने नेम बनाया तो बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाया अपलिफ्टर्स करके, तो कंपाइल टाइम पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए तो शायद नहीं बना सकते। एक बार हम चेक भी कर लेंगे अभी। और नॉर्मल अगर हम किसी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में हमने एक सिंपल सी क्लास होती है, मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो आपको एक क्लास तो बनानी पड़ेगी जावा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई, उसका एक नाम दिया हुआ है अपलिफ्टर्स, ठीक है, क्लास अपलिफ्टर्स। उसके बाद मैंने फिर एक मेथड बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये एक मेन मेथड होता है, कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो मेन मेथड आपको बनाना ही पड़ेगा। आई थिंक ये सी में भी रहता है, राइट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है एक मेन मेथड। और ये system.out.println, ये प्रिंट करने का स्टेटमेंट है। जिसने C और C++ पढ़ी होगी, जैसे सी में वो होता है ना printf, ऐसे ही अगर यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है तो ये system.out.println ये पूरी कमांड होती है, ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे सिस्टम का क्यों लिखते हैं, आउट का क्या मतलब है, प्रिंटलन का क्या मतलब है, ये भी अपने आप में चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक का क्या मतलब है अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूँ, स्टैटिक का क्या मतलब है अगर मैं स्टैटिक हटा दूँ, वॉइड का क्या मतलब है अगर मैं यहाँ पे इंट या कोई भी डेटा टाइप लगा दूँ, मेन मेथड का नाम मेन ही क्यों है अगर मैं मेन टू क्यों कर दूँ। तो ये एक चीज़ें हैं जो धीरे धीरे एक एक करके हमें सीखनी है और हम सीख सकते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इनिशियली फेज में हमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होना चाहिए, हमें कोड लिख दें छोटा सा। तो ये हेलो वर्ल्ड का कोड है जिसमें हमने क्लास बनाई, एक मेथड बनाया। मेन जो है अपने आप में ये मेथड है, इसमें वेरिएबल नहीं बनाया हमने,
चाहे तो हम एक वेरिएबल भी बना सकते थे, पर ये एक छोटा सा एक बेसिक फर्स्ट कोड है जावा का जो कोई भी बना सकता है। जब मैंने इंटेलिजेंस स्क्रीन शेयर की थी तो उसमें भी मैंने दिखाया था, मैंने क्लास बनाई थी अपलिफ्टर्स, वहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाए थे 3, कोर्स, मेंटर, फीस, फिर मैंने उसमें मेथड्स बनाए थे 2 अलग से, फिर एक मेन मेथड भी था उसमें, राइट? ऐसे ही जावा वर्कशॉप प्रिंट करने के लिए। तो मेन मेथड तो चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायर्ड सबसे छोटा कोड आप बोल सकते हो रन करने के लिए एक तरीके से जावा को। तो दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप किसी आईडी पे ट्राई करेंगे। और इम्पोर्टेंट पार्ट ऊप्स प्रिंसिपल, तो ये भी एक थ्योरी पार्ट रहने वाला है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने इसमें इसीलिए आपसे बोला था कि जावा इस तरह डिजाइन की है, इस तरह डेवलप की गई है कि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट बना सकें, रियल टाइम सिनेरियोस को। तो ये प्रिंसिपल एक तरीके से रियल टाइम सिनेरियो ही है जो हमने कोड में इंट्रोड्यूस किए हैं, कि एक वे ऑफ स्टाइल है, कोडिंग करने का एक स्टाइल बनाया है, कोडिंग करने का एक तरीका बनाया है, स्टेप बाय स्टेप बनाया है कि इस काम को आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको ये काम अचीव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक दैट, तो ऐसे बनाया हुआ है। तो ऊप्स प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपके कुछ और डाउट्स हैं तो वो ले लेते हैं, फिर हम एक बार ऊप्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, और जावा में तो इंपॉर्टेंट है ही, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए। एनी डाउट सो फार? सर जावा का एक्सटेंशन जावा ही है? एक्सटेंशन यू मीन्स जैसे नॉर्मल किसी फाइल को सेव करते हैं, राइट? txt डॉट जावा। यस यस यस, या डॉट जावा। आप किसी फाइल को सेव करते हैं डॉट जावा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये सारी क्लासेस जो होते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से ही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितनी भी क्लास बनी है ना, अपलिफ्टर्स डॉट जावा, पप्पी डॉट जावा, वर्कशॉप एप्लीकेशन डॉट जावा, ऐसे करके, तो हर किसी का जो एक्सटेंशन है वो जावा ही रहता है, जावा प्रेफर कीजिए, ठीक है। क्या होगी तो बेसिकली फिर से हम प्रिंसिपल्स पे आते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल होते हैं 4, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे जावा के उप प्रिंसिपल पता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए यस, आप इसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एपी करके याद कर सकते हैं, इसका एब्रीविएशन की ए फॉर एब्स्ट्रैक्शन, ई फॉर एनकैप्सुलेशन, बी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस। अब ये होते क्या है, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएंगे ना, अगर जावा आपने लिखा होगा आपसे पूछा जाएगा, मे बी उस समय आप मुझे याद करोगे कि इस सेशन को अगर आपने ढंग में सुना होगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे। ऐसे ही बोल देना इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू कहेगा हाँ ठीक है आपको पता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जितना जरूरी उतना बताओ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला कि मुझे रियल टाइम नॉर्मल लाइफ के जो फीचर्स हैं वो ऐड करने हैं लैंग्वेज के अंदर। अब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आप कभी कभी कुछ चीज़ें ना पूरी नहीं बताते किसी आदमी को। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, और बराबर में कोई नया अनजान स्ट्रेंजर आके आपके पास बैठ गया, उसने आपसे बोला कि आपके पास पानी है, पानी दे सकते हैं, आपने पानी दे दिया उनको, लो जी पानी पी लीजिए आप, ठीक है। अब अगर वो पूछने लग जाए कि भाई ये पानी कहाँ से भरा आपने, ये बोतल कहाँ से खरीदी आपने, है ना, ये पानी कैसा है, वो है, 100 में नहीं चीजें आप पूछ सकता है, आप उसको क्या बोलोगे, भैया पानी चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो रहने दो, मैंने बस पानी दे दिया। एब्स्ट्रैक्शन एक तरीके से जितना जरूरी उतना बताना, भाई ये पानी है, पीना है पी लीजिए, नहीं पीना मत। तो ऐसे ही रियल टाइम मतलब कोडिंग में भी क्या होता है, कभी कभी हमें ये चीज चाहिए होती है कि हम सामने वाले को केवल कुछ चीजें बताएं और बाकी ये ना बताएं कि कोड हो कैसे रहा है, राइट। इसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब हमने देखा था, उससे मैंने प्रिंट किया था, मैंने प्रिंट किया था कुछ स्टेटमेंट और प्रिंट हो गया था। हमने ये नहीं जाना कि वो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर कैसे रहा है, वो प्रिंट कैसे कर रहा है। अल्टीमेटली वो भी तो एक कोड लिखा होगा ना बैकएंड पे, मतलब बैकएंड मतलब जावा के अंदर जो हमने जेटीके डाउनलोड किया कुछ कोड होगा और वो मशीन से बात कर रहा होगा, प्रिंट कर रहा होगा। कोई जादू थोड़ी ना है कि हमने कोई स्टेटमेंट लिखा और हमने वो क्लिक किया और वो रन हो गया, जादू तो कुछ है नहीं। बैकएंड पे कुछ ना कुछ तो चला होगा, कोई ना कोई प्रोसेस लिखी होगी, कुछ ना इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे जो लैंग्वेज समझे, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हम ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन है। हमें बस इतना पता है कि प्रिंट करना है, तो जावा के अंदर system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करो और प्रिंट हो जाएगा। लाइक दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन कि जितना जरूरी उतना बताओ। तो ऐसे ही, और मतलब जब आप भी कोड डेवलप करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे, तो हमें ऐसे फीचर्स करने पड़ेंगे कि हम लोगों को बस अपने मेथड का नाम बताएं और मेथड काम कैसे कर रहा है, मेथड के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं बताएंगे। नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी आप सॉफ्टवेयर का कोड थोड़ी ना पढ़ सकते हो।
अगर आपने सॉफ्टवेयर कोड पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आप एक छोटी चीज व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप हमने डाउनलोड किया और व्हाट्सएप ने ये कर दिया कि व्हाट्सएप का जो पूरा कोड है वो हम देख सकते हैं या कोई भी देख सकता है, तो एज ए डेवलपर मैं क्या करूंगा, सारा कोड कॉपी मार लूंगा और व्हाट्सएप के बाद फिर मैं अपना एप्लीकेशन बना दूंगा कुछ भी व्हाट्सएप जैसा ही। तो व्हाट्सएप कहेगा यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना अच्छा कोड बनाया, लोगों ने कॉपी कर लिया, राइट? तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो उस केस में इंटरफेस रहते हैं वहाँ पे, और कोड जो है वो हाइड रहता है एक तरीके से। तो लाइक दैट से समझाने के लिए कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितना जरूरी उतना बताओ। हम उसको कैसे अचीव करेंगे वो अभी हम थोड़ा और आगे देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब छुपा कर रखो। हम कुछ चीज़ें पब्लिक करते हैं और कुछ चीज़ें हम प्राइवेट रखते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड आपने सुना होगा, जो हमने डिस्कस भी किए थे, कीवर्ड में दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, पब्लिक कीवर्ड और प्राइवेट कीवर्ड, है ना? तो पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या है, जो चीज़ पब्लिक है, राइट? प्राइवेट का मतलब क्या, जो चीज़ प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पेन है, पेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेन है वो पब्लिक है, आप उसको छुपाओगे नहीं, राइट? आप उसको जेब में लगा के घूमेंगे। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा यार ये पेन की जरूरत है, एक बार दे दोगे? आप बोलोगे ले भाई ले लो, यूज कर लो, आप यूज करके दे दो मेरे को। उसने लिया, यूज कर लिया। या हो सकता है आप बोलो यार तू ही रख ले, है ना, आप ही रख लो, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द पब्लिक थिंग। अब इसमें प्राइवेट क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपया है, तो आप ऐसे पब्लिकली थोड़ी ना बताओगे मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मेरी अलमारी में रखा है, आ जाओ ले जाओ, राइट? आप उसको छुपा के रखते हैं। सिमिलरली कोड में भी होता है। कोड के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, कुछ स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स मतलब डेटा, और फिर बिहेवियर होती है, मेथड्स होते हैं। तो जो डेटा होता है, स्टेट्स का जो मेथड होता है, तो उसमें आप कुछ चीज़ें पब्लिक करते हो ताकि आप जो दूसरी क्लास हैं वो उसको यूज़ कर पाएँ या पता कर पाएँ, और कुछ चीज़ ओके। सो बेसिकली हम इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर रहे थे। या थैंक यू गाइस। इनकैप्सुलेशन है क्या? तो छुपा कर रखो, मतलब ये याद करने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ये कहीं ऐसे की लैंग्वेज में बुक में नहीं लिखा हुआ है। दैट्स हाउ आई लर्न, दैट्स हाउ आई टीच कि भाई आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, छुपा के रखो। तो जैसे हमने बात की, हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे अपने कोड के अंदर। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिक रखते हैं, जिसमें हम सामने वाली क्लास को, किसी भी और क्लास को बताते हैं कि हाँ ये मेरे पब्लिक है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स या कुछ मेथड्स हम ऐसे रखते हैं। वेरिएबल मतलब स्टेट, स्टेट मतलब डेटा, मेथड्स मतलब बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटी। वो हम ऐसे रखते हैं जो प्राइवेट रखते हैं, जो हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, राइट? जैसे मैंने बताया था कि हमने डिपार्टमेंट वाइज है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और डीप बताऊं कि 2 डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और एक सिविल डिपार्टमेंट है, ठीक है? माइंड मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बाद एक फंक्शनैलिटी है कि उन्होंने एक फंक्शन बनाया कि वो कोई भी कोडिंग कर सकते हैं, राइट? अब उन्होंने वो जो फंक्शनैलिटी बनाई, जो मेथड बनाया, वो उन्होंने प्राइवेट रखा। सिमिलरली एक और क्लास है, एक और क्लास मतलब एक और डिपार्टमेंट है, मैंने एक क्लास बना दी, वो डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट के पास एक फंक्शनैलिटी है, मतलब एक उनका एक स्पेशलिटी है या उनका एक मेथड है, और वो उन्होंने बनाया कि वो कोई भी ब्रिज बना सकते हैं, राइट? अब उन्होंने उसको प्राइवेट रखा। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर साइंस बोलेगा मैं कोड कर सकता हूँ, मेरा मेथड है, मैं आपको नहीं दूंगा, मतलब सिविल को नहीं देगा। सिविल क्या कहेगा, मैं ब्रिज बना सकता हूँ, मेरा मेथड है, मेरी फंक्शनैलिटी है, मैं आपको यूज करने नहीं दूंगा, राइट? रियल टाइम सिनेरियो समझ में आया? सिमिलरली हम कोड में कर सकते हैं। 2 क्लास बनाई, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अलग क्लास बना दी और सिविल डिपार्टमेंट की अलग क्लास बना दी। सिविल डिपार्टमेंट के कुछ मेथड्स ऐसे बना दिए, कुछ फंक्शनैलिटीज जो सिविल डिपार्टमेंट कहता है कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे मेथड्स और फंक्शनैलिटी बना दी जिसमें वो कह रहा है कि ये मेथड्स मेरे हैं, मेरी फंक्शनैलिटी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो उस चीज को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। और वो कैसे होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्राइवेट पब्लिक करके, आगे देखेंगे कैसे करते हैं। पर वो इनकैप्सुलेशन का मतलब छुपाना, ठीक है? अब छुपाना, इनकैप्सुलेट करना, सेव करना एक तरीके से। जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल से ही बड़ा है ये इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है आपको पता नहीं होती कि कैसी होती है, क्या है ना, लिक्विड फॉर्म है या फिर किस रंग के दाने हैं, क्या मटेरियल है, नहीं, यू डोंट नो। आप बस उस कैप्सूल को खा लेते हैं डायरेक्टली। ऐसे ही आता है, आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पोली का मतलब होता है मैनी, और यहाँ पे मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स।
डिफरेंट टाइप, मतलब एक एक दर्द है तो इसका यूज करो लाइक दैट, कमर में दर्द है तो भी, तो एक बाम तीन काम लाइक दैट। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या रहता है, जैसे नॉर्मल एक इंसान, अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं, कोई एक मैन है, एक आदमी है, उसके वो एक डिफरेंट आदमी तो एक ही है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। बिहेवियर का मतलब फंक्शनैलिटी जो हमने बात की, जैसे जब वो ऑफिस जाता है तो वो एक एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय पे जो वो काम कर रहा होता है, जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, और कोड के टर्म में बोलूँ जो भी उसके मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय वाला काम कर रहा होगा, आदमी सेम है। सिमिलरली जब वो आदमी अगर अपने घर पे आता है, तो घर में आता है तो वो जब एक फादर भी हो सकता है, एक सन भी हो सकता है। जब वो फादर है तो उसके अलग मेथड्स होंगे, उसकी अलग फंक्शनैलिटी होगी, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा होगा, केयर कर रहा होगा, खेल लाइक दैट। सिमिलरली जब वो एक मतलब एक सन है, तब वो क्या कर रहा होगा, अपने पेरेंट्स के प्रति उसके अलग अलग काम होंगे लाइक दैट। तो आदमी एक है लेकिन उसके फॉर्म अलग है, वो एक टाइम पे एम्प्लॉई है, कभी वो सन है, और कभी वो फादर है, कभी वो हस्बैंड भी हो सकता है लाइक दैट। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम कुछ ऐसा रखते हैं कि हमारे एक नाम का ही मेथड हो, एक ही नाम की फंक्शनैलिटी हो, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा हो, तो दैट्स वी कॉल इट पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इनहेरिटेंस, देन विल टेक योर डाउट। इनहेरिटेंस का मतलब है दादा की जमीन, आप उसको ऐसा समझ लो। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जो आपके बड़े बूढ़े जो आपके हैं, आपके लिए कुछ जोड़ के गए हैं, वो आपको मिलेगा। इनहेरिट हम बोलते हैं ना, इनहेरिट, कि ये गुण आपको कहाँ से मिला, ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिली, तो लाइक दैट, कि दादा की जमीन है, पापा की जमीन है, लाइक दैट, इनहेरिट। तो वो सेम चीज हम कोडिंग में भी करते हैं। हम क्यों करते हैं, उसका बेसिक रीजन ये है कि हमें रीयूजेबिलिटी करनी होती है। जो चीज एक बार हो गई उसको हमें दोबारा ना लिखनी पड़े, तो इसमें हम इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल बनाते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं रियल टाइम से देता हूँ पहले, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने मेहनत की अपनी लाइफ में, ठीक है, और आपने बेसिकली 2 एकड़ जमीन खरीदी, राइट, और आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा ने ऑलरेडी मेहनत करके आपके लिए 8 एकड़ जमीन खरीद रखी है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार 8 एकड़ जमीन तो मेरे पास ऑलरेडी है, आपको जरूरत है, आपको एक स्कूल बनाना है, कुछ बनाना है, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि 10 एकड़ जमीन चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, आप कहोगे यार 8 एकड़ जमीन तो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने मेरे लिए बना रखी है, मतलब खरीद रखी है, मेरे को बस 2 एकड़ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2 एकड़ जमीन और खरीदोगे, 10 एकड़ जमीन आपके पास हो जाएगी, और आप 10 एकड़ जमीन पे अपना काम स्टार्ट कर लेंगे, स्कूल बनाने का या कुछ भी करने का, लाइक दैट। तो इससे हुआ क्या, आपको केवल 2 एकड़ जमीन खरीदनी पड़ी ना, 8 एकड़ खरीदनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल गई आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करते हैं कोड में, कि आपने देखा कि कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई क्लास लिखी हुई है जिसके अंदर ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटीज हैं। अब आपको बस 1-2 फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा चाहिए, और वो सारी फंक्शनैलिटी चाहिए जो ऑलरेडी लिखी हुई है। तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप इनहेरिटेंस का यूज करते हो। आप एक क्लास बनाते हो, दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेते हो, तो जो क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है उसका सारा कोड आपके पास आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना, दोबारा यूज करना, आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ा कोड। अदरवाइज आप दोबारा लिखते वही कोड, जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिखी हुई है उसको आप दोबारा लिख के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है कोड के अंदर, आप डायरेक्टली उसको इनहेरिट कर लो। वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे, ये पूरा ये पार्ट है जावा कोर जावा का, कैसे इनहेरिटेंस वर्क करता है, कैसे इनकैप्सुलेशन वर्क करता है, कैसे एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है। बट ये कुछ जनरल ट्रेंड है जो कोडिंग में रिक्वायरमेंट होती है रियल टाइम की तरह, तो वो मैंने आपको यहाँ पे ये प्रिंसिपल समझाए। अभी इसके बारे में थोड़ा डीप भी है, बहुत बड़ी स्लाइड है वैसे तो, आगे चल के एक ही को हम डीपली देखेंगे क्या होता है। बिफोर दैट एक बार कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ। शिवम, आपका क्या डाउट है? फिर एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन एक जैसे नहीं हो गए, क्योंकि दोनों का काम डेटा हाइड करना है। नहीं, एक जैसे नहीं हो गए। बेसिकली डेटा हाइड करने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन में आप डेटा जो हाइड कर रहे हो वो कुछ चीज तो बता रहे हो ना, एनकैप्सुलेशन में तो आपने पूरा एनकैप्सुलेट कर दिया। एनकैप्सुलेशन में तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास डेटा जो है, आपने कुछ वेरिएबल जो बनाए हैं वो वेरिएबल्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा दूसरे को। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में आप बताते हो कि एक एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन में आप बताते हो कि हाँ आपके पास पैसा है, पर आप ये नहीं बताते हो कि आपका कितना पैसा है या आपके पास वो पैसा आया कहाँ से। अगर रियल टाइम में आपको समझना है तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपने एक आइडिया दिया है किसी बंदे को। आपको कभी-कभी आइडियाज, हमने मेथड्स, हम नॉर्मली अगर कोडिंग की भाषा में बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन में हम एक तरीके से मेथड दे देते हैं, लेकिन मेथड कोड कैसे कर रहा है ये नहीं बताते हम। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, एनकैप्सुलेशन में तो उनको मतलब जब हम कोड शेयर करते हैं या कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं दूसरी क्लास का, तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि इसके पास वेरिएबल कौन सा है, मतलब वो प्रॉपर हाइड रहता है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्शन में चीजें ये है कि जितना जरूरी उतना बताया, पर आपने बताया। एनकैप्सुलेशन में जो चीज आपको बतानी ही नहीं है वो बताते ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता सामने वाले को कि कुछ इसके पास ये भी चीज है, ये फंक्शनैलिटी है भी नहीं है, लाइक दैट। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन शिवम। मे बी जब आप कोड करेंगे ना, अभी आगे बढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर होगा अच्छा चीजें कैसे डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी अलग है। Oh, let's move forward. What are the OOPS concept? तो ये हाँ, राइट राइट, आप सही समझे। अगर आपने पब्लिक किया हुआ है तभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के हम फंक्शंस को या वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो पब्लिक है उसी को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेथड्स को या प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते, राइट। या सो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट आर द ओप्स कंसेप्ट इन जावा। सो हमने वही देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बेसिकली अदर लैंग्वेज पाइथन या सी प्लस प्लस, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये भी इसको सपोर्ट करते हैं इन प्रिंसिपल्स को जो हमने डिस्कस करने वाले हैं और जो हमने ब्रीफली किए हैं, एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। और अब हम ओप्स प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इट्स अलाउ अस टू क्रिएट स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन जावा ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमने डिस्कस की कि हर चीज जावा में ऑब्जेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे जावा के सेंस में या कोडिंग के सेंस में, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड्स को, दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को, दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टेट्स, बिहेवियर, फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकता है। दे मेक इट पॉसिबल टू रीयूज डेटा। तो रीयूज डेटा हमने देखा इनहेरिटेंस में, जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि कोड ऑलरेडी लिखा है तो हम इनहेरिटेंस से उस कोड को अपने कोड के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये इनहेरिटेंस में हमारी हेल्प करता है, रीयूज में हमारी हेल्प करता है, राइट। सिक्योरिटी इश्यूज और हार्मिंग परफॉर्मेंस और कोड रीडेबिलिटी। कोड की रीडेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। रीडेबिलिटी का मतलब होता है उसको रीड कर पाओ। अब नॉर्मली एक दो क्लास के कोड इजी होते हैं समझने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं एक 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। अभी जो हमने कोड दिखाया था फ्लूटस वाला, उसमें हार्डली 20 लाइन्स ऑफ कोड था। अगर मैं आपको बोलूं 20,000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो आप उसको कैसे रीड करोगे, राइट। तो रीड करने के लिए अगर आपने देखा बुक को भी, कई बुक आप पढ़ते हैं उसमें भी रीड करने के लिए चीजें बनाई हुई हैं। इंडेक्स होता है, टॉपिक्स डिफाइन करते हैं, हर एक टॉपिक अलग अलग लिखा होता है, राइट। इन द सिमिलर वे ये जो ओप्स प्रिंसिपल है ये हमारे कोड को हमें हेल्प करता है कि हम अपने कोड को ऐसे लिखें कि हम उसको रीड कर पाए इजीली, रीडेबिलिटी बढ़ जाए उसकी। मतलब इसके फायदे क्या हैं उस प्रिंसिपल के, और वो यही है जैसे हमने डिस्कस किया कि क्लासेस प्रोवाइड इजी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फास्टर कोडिंग एंड मेक कोड हाईली मेंटेबल। हम मेंटेन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी हमने डिस्कस किया कि हम रीयूज कर सकते हैं, एक कोड लिखा हुआ है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। स्टेबल एंड कंसिस्टेंट कोड में हेल्प करता है, हमारा स्टेबल कोड में हेल्प करता है। और वो कैसे करता है, वो जब प्रिंसिपल्स आप देखोगे, मतलब जब करोगे तो वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी इसमें, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली एक ज्ञान की बातें हैं कि आप प्रिंसिपल्स का क्या हेल्प है, तो हेल्प तो करता ही होगा, इसके कुछ फायदे तो होंगे ही, एडवांटेजेस तो होंगे ही, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं, लाइक दैट। वन बाय वन एक बार इनको फिर से देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन का जो एम है वो एब्स्ट्रैक्शन एम इज टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम यूजर एंड शो देम ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो आपने बात की। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई एक बंदा कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सीलरेटर अगर आप दबाओगे तो वो स्पीड एकदम पकड़ेगी, ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगा। लेकिन कार इंटरनली कैसे वर्क कर रही है, कार के अंदर जो मशीन है वो इंटरनली कैसे वर्क कर रही है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ब्रेक दे दिए गए हैं, राइट। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप उसको एक नॉर्मल वे में अगर ऐप की तरीके से देखें तो ऐप की तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन जैसे अपलिफ्ट का ऐप है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ बटन होगा, एक बटन दबाओगे उसमें स्टोर आ जाएगा, एक बटन दबाओगे उसमें पैच आ जाएगा, एक बटन दबाओगे कुछ और आ जाएगा। लेकिन वो बटन एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, इंटरनली कोड कैसे लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डेटाबेस को वो कैसे कॉल कर रहा है, कैसे जो भी वो कर रहा है हमें नहीं पता। we just know कि इस बटन को क्लिक करना है and then we'll get this functionality. So this is what abstraction. अब the same is true of Java classes. You can hide internal implementation details using abstract classes और interface. तो जो मैं कह रहा था कि हमें अपना कोड को छुपाना है, हमें बताना तो है कि ये मेथड है, मेथड तो हम दे देंगे कि ये मेथड को कॉल करो, ये वाला काम हो जाएगा आपका, इस मेथड को कॉल करो, प्रिंट हो जाएंगी ये चीजें।
या इस मेथड को कॉल करो कैलकुलेशन हो जाएगी, लाइक दैट आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन वो अंदर कैसे काम कर रहा है, आपने क्या कोड लिखा है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कोड का इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसे है वो आप पता नहीं कर पाओगे, दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्शन। अब नॉर्मली पूछ लिया जाता है एब्स्ट्रैक्शन तो ठीक है आपको पता है, अचीव कैसे करते हैं इसको, तो अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। और क्लासेस तो अभी हम देखा, तो जैसे क्लासेस होती हैं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं, इंटरफेसेस भी होते हैं। तो यूजिंग इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर लेते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा कोड के टर्म्स में समझाऊं तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखो, एक मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है बर्ड, जैसे क्लास होती है ऐसे इंटरफेस होता है। मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर क्लास एक टेम्पलेट होती है, इंटरफेस भी एक टेम्पलेट की तरह आप समझ सकते हैं। इंटरफेस में बस हम जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है ना उसमें उसका नाम लिखते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक इंटरफेस बनाया है बर्ड, ठीक है, उसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, नंबर ऑफ लेग्स है ना, आउटर कवरिंग, ये क्या हो गए, ये इसके वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं डेटा, जो डेटा इसके अंदर रहेगा। जब हम बर्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये डेटा रहेगा। फिर हमने इसमें एक मेथड ऐड किया, फ्लाई, इसको हम मेथड बोलते हैं, सी में हम फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। और या फिर अगर एक्चुअल सेंस में बोलो तो ये फंक्शनैलिटी है कि इसकी बर्ड की क्या फंक्शनैलिटी होती है कि बर्ड उड़ेगी, फ्लाई करेगी। और बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं, बट सिंपली समझने के लिए हमने लिखा है फ्लाई। अब इंटरफेसेस और क्लासेस में क्या डिफरेंस है मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। अभी बस आप ये देखो कि फ्लाई जो है इसमें हमने प्रिंट करा दिया, फ्लाई का जो कोड लिखा हुआ है कि फ्लाई कैसे कर रहा है, फ्लाई प्रिंट करा रहा है ये। तो आप ये समझ लो कि फ्लाई के अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया हुआ है system.out.println, ये बेसिकली इसका मतलब है उड़ रहा है, कुछ कोड लिखा हुआ है। लेकिन वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड वाले इंटरफेस में केवल हमें ये पता है कि फ्लाई है, फ्लाई करेगा। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बर्ड का और फ्लाई को क्लिक करेंगे, फ्लाई का यूज करेंगे, तो फ्लाई मेथड कॉल होगा। लेकिन वो कैसे कॉल हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो हमने नहीं बताया इस वाली इंटरफेस में, वो हमने इस क्लास में बताया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक्सपोज करते हैं कि हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, हमने अपने कोड को हाइड कर लिया, हम केवल इंटरफेस दे देते हैं एंड यूजर्स को कि ये हमारा इंटरफेस है बर्ड और इसके अंदर ये मेथड है फ्लाई, आप उसको यूज कर लो। फ्लाई कैसे वर्क कर रहा है, अंदर हमने क्या कोड लिखा है वो हम नहीं बताते हैं, राइट। दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक तरीके से गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोग्रामर टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इससे एक फायदे ये होते हैं कि आपने किसी को इंटरफेस दे दिया अपना बर्ड का कि ये बर्ड इंटरफेस है, आप ये मेथड का यूज कर सकते हैं। कल को आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है, जैसे अभी आपकी जो बर्ड है वो 1000 फीट तक जाती है, ठीक है, आपको कल को अपनी बर्ड को 10,000 फीट तक करना है, आप यहाँ पे एक जीरो ऐड कर सकते हैं या कोई भी कोड में चेंज कर सकते हैं। एंड यूजर के तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, एंड यूजर को पता भी नहीं चलेगा। एंड यूजर बस क्या कहेगा कि भाई हमारे पास तो बर्ड का इंटरफेस है, मुझे फ्लाई यूज करना है, बर्ड डॉट फ्लाई करना है मुझे, तो और फ्लाई के अंदर जो भी कोड है वो आप चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। इसका बेसिकली पता है यूज कहाँ पे आता है, मोस्टली इसका बेसिकली यूज आता है कि आप एक तरीके से जब आप एक्चुअल में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक्चुअल में कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मतलब एग्जांपल याद नहीं कर पा रहा, नॉर्मली अगर आप फेसबुक की बात करें, फेसबुक में नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं अपना आप पहले किसी एक बटन को क्लिक करते हो, पहले कुछ और होता था, अब जब आप उसका कुछ एडवांस वर्जन आता है या फिर अपडेटेड वर्जन आता है तो आप सेम बटन को क्लिक करते हो, कुछ चीजें होती हैं अलग तरीके से होती हैं, राइट। अब आपको तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो बटन दिया हुआ है वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन दिया हुआ है आपको, कि आपको सिर्फ एक बटन का मेथड दिया हुआ है, फंक्शनैलिटी दी हुई है कि आप क्लिक करो और आपको ये मिल जाएगा। वो बैकएंड पे कैसे कर रहे हैं ये आपको नहीं बताया हुआ उन्होंने। तो लाइक दैट वो जो फेसबुक है वो इस कोड को चेंज करता रहता है, कभी जो भी उसको अपडेट करना होता है, बटन आपके पास है, आप तो बटन क्लिक करेंगे और उन्होंने जो कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक दैट। सो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्शन का जो है यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये और बहुत सारे डीप में हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स अगर हम इसको और ज्यादा जाएंगे, कि पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है, टोटल एब्स्ट्रैक्शन होता है, विल डिस्कस लेटर। ऐसे ही ये हमारा जो है इनकैप्सुलेशन जो हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्सूल है, तो इसी के अंदर वेरिएबल्स हैं, इसी के अंदर मेथड्स हैं, इसी के अंदर क्लासेस हैं, और हमने इसको इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल कर दिया, एक तरीके से सेव कर दिया, एक तरीके से अपने को इसको गार्ड कर दिया, इसको कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो encapsulation helps with the data security, allowing you to protect the data stored in the class from system-wide access. As the name suggests, it safeguards the internal content, like that. You can implement encapsulation in Java by making the build private, जैसा भी एक ने बताया था कि हम private बना सकते हैं, and accessing the
पब्लिक एंड गेटर मेथड्स। तो अभी जब हम कोड करेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे, कभी आप खुद से देखेंगे तो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, तो उस तरह गेटर सेटर मेथड्स बना सकते हैं आप। तो वेरिएबल्स को हम प्राइवेट बना देंगे और फिर हम कुछ उसमें गेटर और सेटर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इस कोड से आप देख सकते हैं, इसमें इनकैप्सुलेटेड है पूरे ये लोग। यहाँ पे मैंने एनिमल क्लास बनाई, उसके अंदर 3 वेरिएबल बनाए। वेरिएबल डेटा है, स्ट्रिंग नेम, डबल, इंट, डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल बनाए। मैंने सबको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर दिया, अब कोई और क्लास ना इस क्लास से इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो एक्सेस कर, अब अगर मुझे एक्सेस भी कराने हैं तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे गेटर मेथड बनते हैं, इनको गेटर मेथड बोलते हैं, गेटर एंड सेटर। मैंने मेथड बना दिया गेट नेम, रिटर्न नेम। ठीक है, अभी जो लोग बहुत ही बेसिक है उसमें थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। कुछ गेटर सेटर होते हैं, ये मेथड क्या कर रहा है, ये गेट करता है। जब भी आपको वैल्यू चाहिए होती है तो आप इस मेथड को कॉल कर लो। इस सेटर मेथड बोलते हैं इसको सेट नेम। जब आपको कुछ भी वैल्यू आपको सेट करनी होती है, फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू पहले उमंग थी, अब आपको उसको चेंज करके तरंग करनी है या कुछ भी करनी है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप इन मेथड डायरेक्टली आप जो वेरिएबल्स हैं उनको सेव नहीं कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट, हाँ हो सकता है, राइट। अगर आप पहले टाइम इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, मैं कोड में नहीं जाता हूँ फिर अभी। ठीक है, अभी हम थोड़ा बेसिक ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या था। वही कि हम फील्ड को प्राइवेट कर सकते हैं, डेटा मेंबर को, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने एक्सेसिबल नहीं बनाया है, और एक्सेसिबल बनाना है कि वो एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कि वही कि आपके दादा की, आपके पेरेंट्स की कुछ ज़मीन है, कुछ चीज़ें हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो वो सेम चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हम कोड को कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे एक क्लास थी एनिमल, तो ये इसके अंदर एक मेथड था ईट वाला, राइट। तो सिमिलरली अगर मुझे ये सेम मेथड अपने ये रीयूज करना है, तो क्लास बर्ड एक्सटेंड्स एनिमल, तो एक्सटेंड से कीवर्ड रहता है जिससे हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसको पेरेंट क्लास बोलते हैं। जो एनिमल है वो पेरेंट क्लास होगी, जो बर्ड होगी वो चाइल्ड क्लास होगी। मतलब मोटा मोटा समझ सकते हैं कि एक्सटेंस एनिमल ऐसे करके क्या करते हैं, जो एनिमल का कोड है वो बर्ड के अंदर भी आ जाएगा, बर्ड वाली क्लास के अंदर। सो इनहेरिटेंस अगर आप समझेंगे तो मतलब इसका नॉर्मल यही मतलब है कि जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी क्लास में, तो एक नेक्स्ट क्लास होगी, वो उस क्लास को यूज कर सकती है और उसको वो कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है, इससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें 2 तरीके से मतलब इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि जैसे एक कोड लिखा हुआ है ए के अंदर, अब बी क्लास आती है, बी क्या करेगी, बी के अंदर कुछ नया ऐड करना है, तो बी ए को इनहेरिट कर लेगी और उसके अंदर अपना कुछ ऐड कर लेगी, कुछ भी कोड ऐड करना है। सिमिलरली फिर एक सी क्लास आएगी, सी को क्या लगा कि भाई, मतलब इसको अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ए एक कोई भी क्लास है, एक क्लास बनाई हमने ए, राइट। उसमें हमें 4 फंक्शनैलिटी देनी थी, हमने लिख दी। अब एक नई रिक्वायरमेंट आती है, बोलते हैं कि हमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, 5वीं, सेम प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करोगे, आपने एक और क्लास बनाई बी, उसमें आपने ए का सारा कोड ले लिया, तो ए को आपने इनहेरिट कर लिया और आपने 5वां फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। नाउ सिमिलर एक और रिक्वायरमेंट आती है कुछ दिनों बाद कि भाई नहीं यार, एक और फंक्शनैलिटी ऐड करो आप, ये काम और होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, आपने एक और क्लास बनाई सी, आपने बी को एक्सटेंड कर लिया और उसके अंदर आपने छठा मेथड लिख दिया, छठी फंक्शनैलिटी लिख दी, तो वो एक कोड बन गया। अब फिर आपका क्या होता है, एक और फंक्शनैलिटी आती है कि भाई एक और फंक्शनैलिटी ऐड करो इसमें 7, तो अब क्या करोगे आप, नॉर्मली फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपने एक और क्लास बनाई, उसको सी को इनहेरिट किया, जो सारा कोड था वो डी के अंदर आ गया और डी में आपने एक और मेथड ऐड कर दिया। सो इस तरीके से जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है आप उसको रीयूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेवल वाइज कर सकते हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए का बेटा बी, बी का बेटा सी, सी का बेटा डी, लाइक दैट। तो ये इनहेरिटेंस था। तो ऐसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो वही मैनीफॉर्म जो हमने डिस्कस किया था, इसमें टाइप होते हैं, मतलब फिर वो अगेन बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाली बात हो जाएगी। हर एक के लिए एक मतलब पूरा एक सेशन होता है कि भाई ये आप काफ़ी डीप में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे।
कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है मैंने आपको बताया, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं इसमें, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो इसमें मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिम वे में, लेकिन मैं एक बात दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मेथड यस, तो यहाँ पे ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। तो अगर आप कोड में देखेंगे ना, आप देखोगे फ्लाई एक मेथड है, उसके नीचे फिर एक मेथड बना हुआ है फ्लाई, और उसके नीचे फिर एक और मेथड बना है फ्लाई। तो नाम सेम है, लेकिन आप देखोगे कि काम अलग अलग है। एक प्रिंट कर रहा है द बर्ड इज फ्लाइंग, एक प्रिंट कर रहा है द बर्ड इज फ्लाइंग विद हाइट, एक प्रिंट कर रहा है द नेम प्रिंट कर रहा है, मतलब बर्ड का नेम भी प्रिंट कर रहा है कि द नेम ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग विद हाइट। तो तीनों अलग अलग चीजें होंगी, पर मेथड तो सेम है, नेम तो सेम है फ्लाई। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था कि नेम सेम है पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। तो इस तरह हम ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। इसमें ये रहता है कि आपका जो नेम है, मेथड का जो नेम है वो सेम रहेगा, बट चेंज क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, अंदर के पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, एट्रीब्यूट्स जो बोलते हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले वाले में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, दूसरे वाले में एक एट्रीब्यूट है, तीसरे वाले में 2 एट्रीब्यूट है। तो कुछ ना कुछ तो चेंज मिलेगा एट्रीब्यूट्स में, या तो एट्रीब्यूट्स का नंबर या ऑर्डर या टाइप, इस तरह। लेकिन आप जो मेन चीज मैं बताना चाह रहा था कि हमने 3 मेथड बनाए विद सेम नेम, एट्रीब्यूट्स अलग हैं लेकिन वो फंक्शनलिटी अलग कर रहे हैं, और ये कोड चलेगा। तो अगर मुझे बर्ड का ये वाला फ्लाई वाला मेथड यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, बर्ड डॉट फ्लाई, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, बर्ड इज फ्लाइंग। अगर मुझे बर्ड का ये वाली फंक्शनलिटी यूज करनी है कि इसमें हाइट भी आए, तो बर्ड डॉट फ्लाई और इसमें हाइट दे दूंगा। अगर मुझे ये वाली फंक्शनलिटी यूज करनी है कि भाई नेम भी है और हाइट भी आए, तो मैं ये वाली फंक्शनलिटी यूज कर लूंगा। तो लाइक दैट हमने एक तरीके से क्या अचीव की, पॉलीमॉर्फिज्म। इसको भी नहीं करते हैं, सो पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया। सो दिस वाज फॉर माय एंड। बेसिकली ये प्रिंसिपल थोड़े बहुत आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी कुछ और डीपर पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको पहले थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा और चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कीवर्ड्स को थोड़ा जानना पड़ेगा, बेसिक कोड आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आप मतलब लगभग 10वीं की क्लास में हम, अगर मैं बात करूँ 2-2 घंटे की, लगभग 10th क्लास में हम ये कवर करते हैं अच्छे से। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस